आज हमारे साथ किसान नेता शिवाजी राय मौजूद हैं। हम उनसे ये जो देश में बीते लगभग 26 दिनों से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उस पर ये क्या सोचते हैं, कैसे इसको देखते हैं और इसका भविष्य क्या, हम इससे बात करेंगे। तो सर बताइए, इस आंदोलन के पीछे का मकसद और आगे इस आंदोलन का क्या भविष्य आप देखते हैं। आप इस बात को जान रहे हैं कि जो देश में पहले जो कानून था, वो कानून लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 था, जिसके तहत जो है कारपोरेट फार्मिंग के लिए 2003 में अटल जी की जब सरकार थी तो उन्होंने इसको प्रस्ताव को पास कर दिया था कि देश में कारपोरेट फार्मिंग होगी। तो उसी समय से देश में एक हलचल मची और किसानों की ज़मीन लेकर के कंपनियों को दी गई कारपोरेट फार्मिंग करने के लिए। और उस समय लगभग 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन किसानों से छीन करके कारपोरेट को दिया गया। पूरे देश में किसान आंदोलन हुए, नंदीग्राम सिंगूर से लेकर के देवरिया कुशीनगर से लेकर के कुशीनगर मैत्रेय परियोजना के नाम पर ज़मीन दी गई, करछना में ज़मीन दी गई कंपनियों को, दादरी में ज़मीन कंपनियों को दी गई, बिजली परियोजना के नाम पर अनिल अंबानी को दी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस ज़मीन को निरस्त कर दिया, उस अधिग्रहण को। और भट्टा परसौल में जो ज़मीन दी गई उस पर तमाम लाठी गोली चली, किसानों की स्थिति बड़ी ख़राब हुई। तो पूरे देश में जो आंदोलन हुए, उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाध्य होकर के पूर्ववर्ती सरकार को, जो यूपीए सरकार थी, उनको उन कानून को बदलना पड़ा। और 2013 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट संशोधन हुआ, वो संशोधन ही एक बड़े देश में एक मोड़ लिया इस देश में, और एक बहुत ही एक पिन पॉइंट है जिसको हम समझे बिना इस पूरे आंदोलन को या ये पूरे जो बिल आए हैं इसको नहीं समझ सकते हैं। तो 2013 में जब एक कानून संशोधित हो गया तो कंपनियों को लगने लगा कि हमें एक वैसा आदमी चाहिए और मुझे ज़मीन चाहिए, तो उस आदमी के थ्रू हम ज़मीन ले सकते हैं। और उनकी निगाह ज़मीन पर पहले से थी। ये चूँकि आप आज़ादी की लड़ाई से पहले देख सकते हैं, 1857 में देख सकते हैं जो कानून था, कंपनियों ने देश में ज़मीन से मालगुजारी वसूलने का कानून पास करवा लिया यहाँ ब्रिटेन से। ये सब काम किया कंपनियों ने। तो वो 1857 में जो स्थिति पैदा हुई थी, आज उसको उस नज़रिए से देखेंगे आप तो पता चल जाएगा, बहुत साफ हो जाएगा कि ये किसान आंदोलन जो देश में चल रहा है, ये आंदोलन क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो अब मोदी जी ने वही काम किया जिसके लिए कंपनियों ने 2014 में उनको जितवा करके लाया था और बहुत पैसे खर्च किया था मोदी जी के ऊपर। ये आरोप नहीं है, ये सच है। और ये सच भी इसलिए है कि जो जो चीज़ें हम लोग अनुमान लगाए थे, नोटबंदी, जीएसटी से लेकर के, और जो कोरोना काल को जो उन्होंने अवसर बनाया, इस अवसर के द्वारा आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल में किसकी संपत्ति बढ़ी, किसका कैपिटल बढ़ा, जीएसटी से किसको फ़ायदा हुआ, नोटबंदी से किसका कैपिटल बढ़ा। तो आप देख सकते हैं कि नोटबंदी जब किया इन्होंने, तो नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किया। लेकिन 8 नवंबर 2016 को पेटीएम का प्रचार भी आप सभी अखबारों में और चैनलों पर देख सकते हैं, बड़े चैनलों पर, कि पेटीएम करो, ये मोदी जी ने प्रचार किया। तो ये पहले से पेटीएम का इंतजाम हो गया। मैंने चीन से पेटीएम का सौदा अंबानी जी का मोदी जी ने करा दिया, और उसके बाद जाकर के उन्होंने जो है ये नोटबंदी किया। तो नोटबंदी से किसको फ़ायदा हुआ? पेटीएम करो, तो पेटीएम करने से लाभ किसको हुआ? वो जो पैसा गया वो किसके खाते में गया? वो पूरे नेट बैंकिंग का इन्होंने डिजिटलाइजेशन का काम किया, तो किसके हित में गया? वो मजदूरों के हित में तो नहीं गया, कर्मचारियों के हित में नहीं गया, किसानों के हित में नहीं गया। नोटबंदी उनके हित में हुई थी, अंबानी के हित में। आप देख सकते हैं उनका कितना मुनाफा बढ़ा था जियो के माध्यम से। उसी तरह जीएसटी को देख सकते हैं कि किसका मुनाफा बढ़ा, और कोरोना काल में किसका कैपिटल बढ़ा? अडानी का, अंबानी का, बाबा रामदेव कैपिटल बढ़ा, सबका कैपिटल घटा। करोड़ों जो गरीब, जो छोटे छोटे जो 4-6-10 मजदूर जो अपनी कंपनी में काम कराते थे, वो कंपनियां बंद हो गई, वो सब खत्म हो गया। तो इन्होंने मजदूर कानून भी पास किया इस बीच में, और किसान बिल की चर्चा है, किसान कानून, लेकिन मजदूर कानून भी उन्होंने कहा 300 से कम मजदूर की छटनी करना, बाहर करना है, तो उनको सरकार को भी या वो मजदूर को भी नोटिस नहीं देना है, बिना सूचना के उनको बाहर कर देना है। नहीं सर, और ये जो 3 कानून हैं, ये तो चीज़ें हैं जो कि ये आ गई, ये चीज़ें हो गई। मैं ये देख, जैसे आप पूर्वांचल से आते हैं, जी आप पूर्वांचल के बड़े किसान नेता माने जाते हैं। पूर्वांचल में उतना नहीं है, मतलब जैसे सरकार का भी आरोप है कि पहले ये कहा गया कि पंजाबियों, मतलब पंजाब के किसानों का है, उसके बाद बहुत सारे नैरेटिव्स हुए, वो हालांकि उसका पर्दाफाश हो गया। लेकिन आप पूर्वांचल में कैसे देखते हैं वहाँ के किसानों का, या बिहार के जो किसान हैं,
उनको या जो बाकी जो दूसरे राज्य है, जैसे पूर्वोत्तर में इसका कोई असर शायद नहीं है वहाँ खेती के बारे में, चाय बागान के बारे में, तो आप ये जो पूर्वांचल है इस हिस्से में इस आंदोलन का क्या प्रभाव देखते हैं और आगे इस आंदोलन का क्या भविष्य आप देखते हैं? तो मैं इस आंदोलन से के माध्यम से, और मोदी जी जो नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं इस आंदोलन को, कभी कहते हैं पंजाब के किसानों का आंदोलन है, कभी कहते हैं कि कांग्रेस का आंदोलन है, कभी कहते हैं ये नक्सल आए हुए हैं, कभी कहते हैं माओवादी आए हुए हैं, कभी कहते हैं खालिस्तानी घुसे हुए हैं, कभी कहते हैं पाकिस्तानी घुसे। तो जो उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा किया कि एक छोटे से हिस्से मैंने पंजाब के किसान आंदोलित हैं, तो ये उन्होंने का नैरेटिव बिल्कुल पर्दाफाश हो गया इस बात का कि नहीं, ये केवल पंजाब किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने जो कानून पास किया है ये किसानों के हित में है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि तीनों बिल जो पास किए हैं, ये जो कानून बन चुका है अब, ये कानून किसानों के हित में नहीं है, ये कंपनियों के हित में है, अडानी अंबानी और रामदेव जैसे लोगों के हित में है, जो पूरा फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं और पूरा जो है भंडारण का काम कर रहे हैं अनाजों का, तो उनके हित में बनाया गया है। क्योंकि ये कानून की जो पूरी कानून में जो प्रक्रिया है और पूरे कानून का जो ढांचा है, पूरा वो ढांचा कह रहा है कि इसमें से एक भी कानून अगर जो इसमें से कुछ भी अगर जो कमी बेसी होती है तो कंपनियों को लाभ नहीं मिलेगा, और जो कुछ भी उसमें से बच जाता है तो किसानों का हित नहीं हो सकता है। ये लिखता है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। तो इस कानून के बारे में थोड़ा चर्चा करके मैं पूर्वांचल और पूरे असम के किसानों के बारे में बात करूंगा, बिहार किसानों के बारे में बात करूंगा। तो ये कानून उन्होंने जो कहा कि कारपोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो मैं इसको कारपोरेट फार्मिंग मानता हूँ, और कारपोरेट फार्मिंग का कंसेप्ट अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से है। तो इन्होंने ज़मीन देने का जो काम किया है कि जो उन्होंने समझौता करने के बाद संविदा का, और उसके खिलाफ हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, तो ये इनका एसडीएम क्या हमारा निपटारा करेगा, मैं जानता हूँ कि उनकी हैसियत क्या है, एसडीएम की हैसियत क्या है, डीएम की हैसियत क्या है, ये किसानों को मालूम है। तो ये ज़मीन देने का जो संविदा पर खेती कराने का, तो आपने देखा होगा कि जो पहले से जो ज़मीन इनको दी गई और उस ज़मीन के मुताबिक उन्होंने जो काम किया, उसमें जो है आज की तारीख में एक भी बीज यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, और देश की यूनिवर्सिटी नहीं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, और सारा बीज जो है कंपनियों का किसानों के पास आ रहा है, जो कितना महंगा बीज है, और किसानों के पास जो बीज पैदा होता था वो बीज नष्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो ये एक उदाहरण है कि इन्होंने जब भी कंपनी उनको ज़मीन दी तो उन्होंने फार्मिंग किया, और उस कारपोरेट फार्मिंग में किसी बीज हमारा ख़त्म हो गया, उनके बीज पर हम डिपेंड हो गए। इसलिए कारपोरेट जब फार्मिंग करेगा तो निश्चित रूप से किसान फार्मिंग नहीं कर सकेगा, एक साथ दोनों फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, ये तय बात है। तो इसलिए ये जो संविदा खेती है कहें या चाहे कारपोरेट फार्मिंग कहें, ये बिल्कुल गलत है, ये किसानों के हित में नहीं है, कंपनियों के हित में है। दूसरी चीज़ बड़ा मामला उन्होंने किया है कि जो बार बार कह रहे हैं हम किसानों के हित में कानून पास किए हैं, तो जो कृषि उत्पाद है उसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर कर दिया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बाहर करने का मतलब है कि हमारी वस्तु अनावश्यक हो गया, आवश्यक नहीं वस्तु नहीं रह गया वो। जब आवश्यक वस्तु नहीं रह गया तो सरकार अपना जिम्मा झाड़ लिया। तो जब जिम्मा झाड़ लिया सरकार ने, तो एमएसपी का बार बार सवाल खड़ा हो रहा है। तो जब सरकार खुद ही खरीदारी नहीं करेगी, कंपनियों के हवाले कर दिया, तो हम लोग गन्ना किसान हैं। और गन्ना हमारे इलाके में 14 शुगर मिलें पूर्वांचल में हुआ करती थी, केवल देवरिया में होती थी 14 शुगर मिलें देवरिया जनपद में। तो सरकारी मिलें बेच दी गई, प्राइवेट मिलें कुछ बंद हो गई। गन्ना का भुगतान कई साल नहीं होता है, और केन परचेज एंड सप्लाई एक्ट में कानून है, 49 का कानून बना हुआ है कि जब 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं होगा तो बैंक के ब्याज के हिसाब से या 14% ब्याज के हिसाब से उस गन्ने का भुगतान करना पड़ेगा कंपनियों को। आज तक कोई कंपनी एक नया पैसा किसानों को ब्याज नहीं दिया, मूलधन नहीं देती है, सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तो जब सरकारी मिलें चलती थीं और वो उनका क्रय केंद्र होता था, मिलें जब गन्ना खरीदती थी, सरकार जो है समिति बनाई हुई थी, यानी किसानों की जो समितियां थीं वो दबाव में भुगतान हो जाता था। समितियों का वैल्यू ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो है किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। इनको जो गन्ना बकाया भुगतान के लिए पैसा देते हैं बिना ब्याज का देते हैं, और हम बैंक से जब कर्जा लेते हैं तो ब्याज से लेते हैं। उनका एनपीए माफ़ करते हैं, हमारा कर्जा नहीं माफ़ करते हैं। तो ये स्थिति आपने सब देखा है, और देश के किसान इस बात को भली बात समझ रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो देश में फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ है, जब अनाज एसेंशियल गुड्स नहीं रहेगा, कोरोना के बाद 40% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए,
तो निश्चित रूप से वो गरीबों का अनाज नहीं सरकार दे पाएगी, नहीं दे सकेगी। अंबानी के भंडार से निकाल कर अनाज नहीं दे सकती है। और सरकार ने जो कानून पास किया, तीसरा कानून है कि कोई भी कितना अनाज स्टोर कर ले, अब एसेंशियल गुड्स नहीं है तो जमाखोरी के दायरे में नहीं आएगा। तो हम उनको जमाखोर कह भी नहीं सकते हैं कि कोई कितना माल इकट्ठा कर ले। तो किसान तो भंडारण कर नहीं सकता है, उसकी हैसियत नहीं बन सकती है कि वो अनाज पैदा करे अपने घर में रख ले, क्योंकि तुरंत बैंक का कर्जा देना उसका होता है, तुरंत खाद बीज खरीदना होता है, तो तुरंत अनाज बेच देगा। और अनाज जब उनके कर्जे उनके कस्टडी में चला जाएगा तो फिर किसान भी अनाज नहीं खरीद सकता है विशेष परिस्थिति में। तो किसान भी भूखे मरेगा और देश का गरीब भूखा मरेगा। इसलिए लड़ाई जो है देश की किसानों की केवल नहीं है, ये मजदूरों की भी लड़ाई है, गरीबों की भी लड़ाई है, शहरी मध्य वर्ग और शहरी लोगों की भी लड़ाई है। क्योंकि अनाज अगर जो अंबानी के भंडार से खरीदना होगा तो ये अनाज खरीद के छोटी मोटी तनख्वाह में नहीं खा सकते हैं, तो इनके सामने भी संकट है। इसलिए इसको पूरे देश के लोग समर्थन दे रहे हैं। और तीसरी बात हमने कहा पूर्वांचल के सवाल पर, पूर्वांचल में हर जिले में आंदोलन चल रहे हैं। बड़ी जो मीडिया है जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, या जो पीठ पत्रकारिता करने वाले जो लोग देश में हैं, वो जो है इसको कवर नहीं कर रहे हैं। उनको हिंदू मुस्लिम अच्छा ज़्यादा भाता है, भारत पाकिस्तान ज़्यादा भाता है। इसलिए उनको जो जीरो ग्राउंड पर जो रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, कि जहाँ देखना चाहिए था वहाँ आंदोलन चल रहे नहीं चल रहे हैं, तो ये जो है नहीं देख सकते हैं, या देखने की उनकी ज़रूरत नहीं महसूस होती है। क्योंकि ये कारपोरेट मीडिया जो देश में है, वो उन्होंने वही कारपोरेट मीडिया मोदी जी को ले आई थी, तो कारपोरेट मीडिया जनता का भरोसा खत्म हो चुका है। इसलिए सोशल मीडिया आप देख सकते हैं कि 14 तारीख को, इसी 14 तारीख को देवरिया में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बलिया में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, मऊ में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बस्ती, आजमगढ़, कोई जिला बचा नहीं था जब बड़ा प्रोटेस्ट न हुआ हो। 20 तारीख को पूरे देश के 7 लाख गाँव में श्रद्धांजलि लोगों ने दिया। उन जो किसान मरे हैं उन किसानों को श्रद्धांजलि लोगों ने एक मुश्त दिया है। उसके पहले जो नोटिस हुआ, लोगों ने चौराहे पर गांव चौराहे पुतले जलाया। हम मोदी जी का पुतला जलाया, अंबानी का पुतला जलाया, अडानी का पुतला जलाया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ देश में कि गांव प्रधानमंत्री का और अंबानी अडानी का पुतला जलाया गया। तीसरी चीज़ ये है कि पूर्वांचल के लोग जो है, इस तय है कि दिल्ली की बड़ी आबादी बढ़ी है, तो वहाँ गरीब, वहाँ खेती छोटी है, इसलिए तमाम लोग जो नौजवान थे 15, 20, 25 साल के, वो बड़े देश की मेट्रो सिटी में पहुँच गए हैं। लॉकडाउन के तहत आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा दिल्ली से, सूरत से, मुंबई से, या अहमदाबाद से, या हैदराबाद से चलने वाले जो लोग थे, यानी जो लॉकडाउन के बाद जो लॉकडाउन तोड़ के निकले, वो पैदल लोग हजारों किलोमीटर चल करके गांव पहुंचे। वो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल के लोग थे, ये देखा सभी लोगों ने। तो वो निश्चित रूप से पूरब में मिलों को बंद कर दिया गया, बड़ी पॉलिसी के तहत कंपनियों को हित पहुंचाने के लिए। ट्रेड सेंटर पर जो है गरीब लोगों को, मजदूर को भाग करके आने के लिए मजबूर कर दिया गया। वो लोग देव ट्रेड सेंटर पर, आज मैं देखा यहाँ टिकरी बॉर्डर पर देखा कि दिल्ली में रहने वाले लोग, जो तमाम नौजवान जा रहे थे वो आंदोलन में, देखे मैंने देखा उनको, वो पूरब के लड़के थे, तो जग समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि अब वो मजदूर हो गए, वो जो किसान मजदूर हो गए। लेकिन जो गांव पर बसे हुए हैं देश में, आज जो है 8-10 महीने से ट्रेनें नहीं चल रही हैं। 1000 किलोमीटर देवरिया से अगर जो आना है दिल्ली में, पटना से दिल्ली आना है, असम से दिल्ली आना है, तो आप देखते होंगे कि पूरब से पश्चिम आने वाली ट्रेनें जो आती हैं, कितने लोग भर करके आते हैं, उसमें आते थे मजदूरी करने के लिए, भाग करके आते थे। और ट्रेनें बंद हैं तो उनकी हालत ख़राब है। वो जो भाग कर गए, उनके पास कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं था, और आज वो आ नहीं सकते बस का किराया दे करके हजारों किलोमीटर। तो तय किया पूर्वांचल के लोगों ने, तय किया बिहार के लोगों ने, तय किया असम के लोगों ने। मैं शहीद सोच संस्थान पर एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में इसी मामले पर समर्थन किसानों कैसे दिया जाए, देश के आंदोलन को समर्थन कैसे, तमाम वर्ग के लोग इकट्ठा हुए थे, बुद्धिजीवी थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। उसमें असम के एक आदमी आए हुए थे, उन्होंने कहा असम के गांव में ये आंदोलन चल रहे हैं किसानों के समर्थन में। असम का आदमी दिल्ली पहुंचना कितना कठिन काम है, ट्रेन नहीं चल रही हो तो बस से आना मुश्किल काम होता है, पैदल चल के नहीं आ सकता है। इतना साधन संपन्न नहीं है पूरब का आदमी, और इतना पैसा उनके पास नहीं है कि वो अपनी निजी गाड़ी से आ सके। लेकिन जहाँ पर हैं वो गांव में है, चौराहे पर हैं, बस्ती में हैं, गली में हैं, जिले पर हैं, और लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लगातार आंदोलन चल रहे हैं। आप सोशल मीडिया को देख सकते हैं। तो उसमें इसका मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँ, जैसे जब आंदोलन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सबसे पहले कनाडा और कुछ और मुल्क, अमेरिका और ब्रिटेन से भी समर्थन आए, संगठनों ने किया, और कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि वो उसका समर्थन करते हैं। जी जी। हाँ, लेकिन उसके बावजूद जो है मोदी सरकार जो भी केंद्र में है, भाजपा की सरकार, उस पर असर नहीं पड़ता। तो अभी
आज ही किसानों ने कहा कि 26 तारीख को जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं यहाँ 26 जनवरी को, तो उनको पत्र लिखेंगे और उनको मना करेंगे कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो भारत ना आए जी। इसके अलावा आप और क्या सोचते हैं कि आगे और किसानों को क्या करना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर अगर दबाव सरकार पर बनाना हो तो क्या कोई किसान यूनियन या आप एज ए किसान नेता जो है आप कैसे सोचते हैं कि इसको और कैसे आप कारगर और इफेक्टिव बना सकते हैं? ये जो किसान आंदोलन चल रहा है और पूरे दुनिया के किसानों ने और दुनिया के लोगों ने देखा इसको और समर्थन दिया, छोटे कम ज़्यादा दुनिया का। और मोदी जी ने इस पर इतराज़ किया कि इंटरनल मामला है, इसलिए दूसरे का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बने उसके बाद पूरे दुनिया में घूम घूम करके 5 सालों तक कोरोना में नहीं बाहर जा सके हैं, लेकिन लगातार वो दुनिया में घूम करके और लोगों को निवेश करने के लिए आइए मेरे देश में निवेश करिए। तो निवेश क्या था? आखिर यहाँ लोग क्या करने आते विदेशी लोग? तो पूरे दुनिया के लोगों को बुला करके इस देश को बेच देना चाहते हैं और बेचा भी उन्होंने पूरे दुनिया के लोगों को बुला करके। अंबानी अडानी के पीछे वॉलमार्ट खड़े हैं, उन्होंने खुदरा व्यापार यहाँ मंजूरी दिया मोदी जी ने उनको, वॉलमार्ट को। अमेजान खड़ा है और फ्लिपकार्ट खड़ा है और तमाम विदेशी कंपनी, यानी देसी पूंजी और विदेशी पूंजी का जो गठजोड़ है मोदी के साथ, वो पूरे देश को बेचवा देना चाहते हैं। और मोदी जब दुनिया के लोगों को अपील कर कहते हैं मेरे देश में आकर निवेश करिए, तो किसानों को और पूरे दुनिया के देशों से लुटवा देना चाहते हैं। तो किसान भी पूरे दुनिया के किसानों से अपील कर रहा है कि नहीं, ये किसानों की लड़ाई है और पूरे दुनिया किसान एक हो जाओ, पूरे दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, पूरे दुनिया के गरीब एक हो जाओ। क्योंकि पूरे दुनिया के तानाशाह, दुनिया के शासक जो है इकट्ठा होकर के कंपनियों के माध्यम से पूरे दुनिया को, गरीबों को लूटना चाहते हैं, श्रम लूटना चाहते हैं और उनकी पूंजी और उत्पाद लूटना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मोदी पर प्रभाव पड़ा हुआ है। मोदी अब गुरुद्वारा में जा रहे हैं, मोदी मंदिर में जा रहे हैं, कल मस्जिद में जाएंगे, माथा टेकेंगे, परसों जो है वो कहीं और पहुंच जाएंगे। बेचैनी उनके अंदर है, लेकिन मोदी जी पर असर पड़ रहा है। मोदी जी ये जान रहे हैं कि मेरे बस में कुछ नहीं है। अंबानी अडानी जब तक जो है अनुमति नहीं देते हैं तब तक मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है मोदी जी बेचैन जरूर हैं। और प्रदेश का प्रधानमंत्री परसों हाथ जोड़ के कह रहा है कि मेरी बात मान जाओ। अरे आपने विश्वसनीयता खो दिया, इसलिए लोग आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। 6 सालों से आपने थाली बजवा लिया, लोगों ने थाली बजा दिया, आपने मोमबत्ती जलवा दिया, कोरोना भगाने के लिए उन्होंने मोमबत्ती जला दिया। आपने जो जो कहा, ये देश के गरीब लोगों ने आपकी बात मानी, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि आप देश के किसानों मजदूरों के पेट पर लात मारने जा रहे हैं। आप उनकी ज़मीन को, पूंजीपतियों को कब्जा करवाने जा रहे हैं। यह कानून आपने जिस तरह से पास किया है संसद में, वो संसद की गरिमा को आपने ख़त्म किया, अपने लोकतंत्र को ख़त्म किया, भारत के फेडरल ढांचे को आपने ख़त्म किया। और इसलिए अब अगला जो कार्यक्रम है, मैंने आज भी टिकरी बॉर्डर पर मंच से कहा है कि देश में 545 सांसद हैं, 2 को मनोनीत किया उन्होंने, और 543 सांसद जो है जनता ने चुन करके भेजा है। उसी सांसदों के बल पर सरकार है। संसदीय प्रणाली में सांसद प्रधानमंत्री चुनता है और बहुमत होता है तो वो प्रधानमंत्री बनता है जिसके पक्ष में बहुमत होता है। इसलिए मैं सांसदों से अब अपील हम लोग करेंगे और हमने कहा है कि उन सांसदों से अपील करके कि आप इस्तीफा दो और कहो नहीं, हम किसानों के खिलाफ काम नहीं करेंगे। मोदी जी ने बयाना लिया होगा अडानी अंबानी से, सांसदों ने बयाना नहीं लिया है। ये सांसद भी नहीं समझते थे कि मोदी जी इस तरह कानून पास करके देश के किसानों को ठगेंगे, क्योंकि सांसद तो गरीब लोग आए हुए, गाँव से आए हुए हैं, वो वोट मांगते मांगते थक जाते हैं। कहा भाई एक बैनर मोदी जी का मिल गया, वो चुनाव जीते। मैं बहुत सारे सांसदों को जानता हूँ जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मोदी के साथ चले गए थे। वो नहीं जानते थे कि ऐसा धोखाधड़ी होगा, MP बन जाएगा बार सपना होता है, वो सपना ने उनका लेके चला गया। लेकिन उनकी बेचैनी है, तो जब वो गांव में जाएंगे और लोग कहेंगे कि भाई इनको इस्तीफा दो, बाध्य करेंगे। आज ही हरियाणा में खट्टर को, वहाँ के मुख्यमंत्री को लोगों ने घेरा है, हरियाणा किसानों ने, और गाड़ी उल्टे पीछे भागना पड़ा है खट्टर को। तो ये समय आ रहा है। मोदी जी अगर समय रहते चेत गए, अंबानी के चंगुल से बाहर आ जाते हैं, तो ये देश के हित में है, यह समाज के हित में है, किसानों के हित में है। नहीं तो समय आ रहा है कि पकड़ पकड़ के लोग सांसदों से इस्तीफा दिलवाएंगे। न सांसद रहेंगे, न सरकार रहेगी, न कैबिनेट रहेगी, फिर चुनाव होगा। और निश्चित रूप से जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है। हम 5 साल 24 तक इंतजार नहीं करेंगे। हमने कहा था एक बार भी कि ये मिड सेशन में सरकार जाएगी, और इनको जाना है, क्योंकि इनका कदम आत्मघाती कदम है। और कंपनियों के चक्कर में जो पड़ जाता है,
दुनिया के बहुत सारे तानाशाहों को देखा गया है कि जो कंपनियों के चक्कर में पड़े उनका हश्र क्या हुआ, हश्र अच्छा नहीं हुआ, उनका बहुत बुरा हश्र हुआ। तो मोदी जी को अभी समय है, चेत लें और तत्काल 5 बिल वापस कर ले, मजदूरों के भी बिल वापस करें, यानी कानून बनावे, फिर से खारिज करें इसको कि ये कानून एसेंशियल गुड्स जो है के दायरे में फिर जो है उत्पाद को लेकर के आए। और अकुत भंडारण की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जमाखोरी का सवाल है, और जब जमाखोरी हो जाएगी तो 1943 के अकाल के तरह से देश में 50 लाख लोग उस समय मरे थे, करोड़ों लोग भूखे मर जाएंगे। ये तो जनता का सवाल है, इसलिए इनको चेतना चाहिए। तो अगला जो कदम होगा कि किसानों का, कि वो सांसदों को पकड़ के बैठावें, कहें तुम मंच पर बैठो क्योंकि तुम्हारे वोट मैंने तुमको दिया था, तुम्हारे नाम पर वोट पड़ा था, सांसद का पर्चा तुमने भरा था, इसलिए उन प्रतिनिधियों को पकड़ करके बैठाएं और इस्तीफे लिखवाएं, सरकार गिरवाएं। ये अगला कदम किसानों का होना चाहिए, और ये बेहतर उपाय है, क्योंकि मोदी भी बच जाएंगे, कह देंगे भाई अब सरकार गिर गई, मैं क्या करूँ, अडानी से जो सरकार आएगी फिर बिल पास करेगी, बनाएगी। तो इस तरह का चलेगा, क्योंकि हम उनके कोई गुलाम नहीं हैं कि हमने एक बार वोट डाल दिया तो 5 साल उनको झेलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत अच्छा, बढ़िया। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका।